इसी टॉपिक में हम कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अल्काइन का ही रिएक्शन एक बाकी था, और उसके अलावा फिर हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे, तो ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। लेक्चर नंबर 14, और इसमें हम लोगों का ठीक है, एक रिएक्शन बाकी रह गया था जो हम लोग को डिस्कशन का पार्ट बनाना था, रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड। ये हम लोग का अल्कीन में तो आ ही चुका था, रिएक्शन विद हाइपोहेलस एसिड। नाम तो मेरे हिसाब से भूल गए होंगे सब तक। रिएक्शन के लिए टेंशन मत लो, रिएक्शन अगर भूल गए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। एक बार बस रिएक्शन मैकेनिज्म सीखो, जब मैकेनिज्म सीख लेंगे तो रिएक्शंस याद रखना रिलेटिवली आसान होगा। इनफैक्ट अगर उसको भूल भी गए तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरीके का है, तो इसलिए इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से मैनेजेबल है। चलो ध्यान दो, अगर हम लोग ये रिएक्शन कैरी आउट करते हैं तो हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट में अगर अल्काइन का रिएक्शन हम लोग हाइपोहेलस एसिड के साथ कराते हैं HOX, तो HOX में X वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल था और OH माइनस निक्लोफाइल था। तो अपने प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में एक कार्बन पे हेलोजन ऐड होगा और एक कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होगा, पहला स्टेप। उसके अलावा क्या हो सकता है, तो उसके बाद फिर हम लोग वापस से HOX का एडिशन करा सकते हैं और अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में फिर वापस से OH ग्रुप ऐड होगा, और उसके अलावा यहाँ पे हेलोजन वाले पार्ट का हम लोग का फॉर्मेशन होगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एक कार्बन के ऊपर 2H ग्रुप अनस्टेबल होता है, तो नॉर्मली हम लोग प्रोडक्ट वाले पार्ट में यहाँ पे ये प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाता है, मतलब बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा, बट ठीक है, फिर भी ध्यान रखना ये क्वेश्चन का पार्ट। बाकी जैसा हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी टाइप का डिस्कशन यहाँ पे भी है, कि हम लोग पहले एक अल्कीन पे रिएक्शन फिर दूसरे अल्कीन पे रिएक्शन कराएंगे। तो अल्काइन में बस ये पॉइंट ध्यान रखना है, अल्कीन के साथ अल्काइन का रिएक्टिविटी कम होता है, मतलब अल्कीन के रिस्पेक्ट में अल्काइन का रिएक्टिविटी कम होता है। क्यों? क्योंकि उस पर कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है। बट तुम्हारे बुकलेट के एडवांस वाले एक्सरसाइज में बहुत ही बेहतरीन दो सवाल दे रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन दो सवाल दे रखे हैं, जो तुम्हारी जिंदगी खराब करके रखेगा। तुमको बहुत मजा आएगा उस सवाल को सॉल्व करके। रिएक्टिविटी के ऊपर बहुत ही मजेदार सवाल है, मतलब मेरे हिसाब से ना बहुत खूबसूरत काइंड ऑफ सवाल है। मजा आएगा उसको सॉल्व करके, जब होमवर्क में आज मिलेगा तो अपने आप पता चलता जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अपने अगले लेक्चर पे बढ़ सकते हैं। बेसिकली ये लेक्चर, ये लास्ट वाली लेक्चर में कवर हो जाना चाहिए था टॉपिक, बट स्टिल नहीं हुआ था, भूल गए थे हम ये रिएक्शन। तो हम लोग अपने लेक्चर नंबर 14 पे आ सकते हैं, एंड 14 वाले पार्ट में हम लोगों को बस दो छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करना है। एक पॉइंट है रिएक्शन एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन होगा जो तुम्हारा काम है सर्च करना। क्या होगा क्वेश्चन, आएंगे उस चीज पे। रिएक्शन एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन, या इसमें ज्यादा बेटर ऐसा बोल सकते हैं, हेलोजिनेशन एट हेलोजिनेशन एट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन। अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन का मतलब क्या है, ये वर्ड ध्यान रखना। अगर हम लोगों के विनाइल स्ट्रक्चर से, विनाइल का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से अगर कोई sp3 कार्बन अटैच्ड है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड एज अलाइलिक कार्बन। ये वर्ड ध्यान रखना। अल्फा कार्बन नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग, नया वर्ड लगा रहे हैं अलाइलिक कार्बन। अगर विनाइलिक ग्रुप से सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी से अगर हम लोग का कोई sp3 कार्बन अटैच्ड है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अलाइलिक कार्बन। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखना, सबसे पहला चीज। उसके अलावा फिर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं बेंजाइलिक वाले पार्ट में, कि अगर हम लोग के बेंजीन वाले पार्ट से कोई एक कार्बन अटैच्ड है जो कि sp3 है, तो इस तरह के कार्बन वाले पार्ट को हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। ये वर्ड से थोड़ा यूज टू रहना, बेंजाइल कार्बन अलग है, बेंजाइलिक अलग है, विनाइल कार्बन अलग है, अलाइलिक कार्बन अलग है, थोड़ा इस वर्ड को ध्यान रखना। अब इन दोनों को हम लोग अलग से कंसिडर क्यों कर रहे हैं, है तो ये फ्री रेडिकल का ही पार्ट, अलग से क्यों कंसिडर कर रहे हैं। फ्री रेडिकल में भी बता सकते थे, बट थोड़ा ध्यान से भी उतर गया था। बाकी चलो ठीक है, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं तो ज्यादा बेटर है। सिंपल सा सिनेरियो ये है कि हम लोग अगर मान लो इस कार्बन पे हेलोजिनेशन कराना चाहते हैं, तो हम लोग हेलोजिनेशन बहुत आसानी से करा पाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो कार्बन का रेडिकल है उसको रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा। या फिर अगर बेंजीन से कार्बन अटैच्ड है, यहाँ रेडिकल बना, तो इसको भी रेजोनेंस इफेक्ट मिलेगा। तो रेजोनेंस होने से रेडिकल की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इस वजह से हम लोगों का अलाइलिक कार्बन और बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर रिएक्शन काफी प्रोमिनेंट हो जाता है, काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इस केस में अगर हम लोग को रिएक्शन कैरी आउट करना है, दो चीजें कर सकते हैं हम लोग। एक तो हम लोग हेलोजिनेशन वाले पार्ट में क्लोरीनेशन कर सकते हैं,
ये ऑल्दो एग्जैक्टली अपने उसी टॉपिक का पार्ट होना चाहिए था, बट ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कशन इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट है जो तुम लोगों को मालूम करना है, वो हम लोग के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे अगर हम लोग को क्लोरीनेशन करना है, तो क्लोरीनेशन वाले पार्ट में हम लोग के पास एक तो रिएक्शन वाले पार्ट में हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट था, अगर तुम लोग को याद हो। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो अलाइलिक कार्बन है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो क्योंकि रेडिकल इस कार्बन पे ज्यादा स्टेबल है, भले ही हम लोग ये एक्टिविटी में 3-2-1 की बात करते थे, बट क्योंकि रेजोनेंस है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, तो यहाँ के बारे में तो सोचना ही नहीं है। रिएक्शन आराम से इसी कार्बन के ऊपर क्लोरीन के फॉर्मेशन के लिए होगा, पहला चीज। या फिर हम लोग सेम चीज बेंजीन के साथ कर सकते हैं कि बेंजीन वाले पार्ट में अगर कार्बन है, इसका सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगेगा, क्योंकि बहुत ही स्टेबल रेडिकल मिलेगा, क्योंकि रेडिकल के स्टेबिलिटी से सारी चीजें डिराइव हो रही है। बट इसमें एक और भी पार्ट है जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि रेडिकल बहुत स्टेबल है, तो हम लोग एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं रिएजेंट में। Cl2 वाले पार्ट को हम लोग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर रखें रेदर देन सनलाइट, ऑल्दो 300-400 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर होता है, तभी भी अपना काम हो जाएगा। तब भी उस केस में हम लोगों को आराम से हेलोजिनेशन वाला पार्ट मिलेगा, जो कि नॉर्मली अल्कीन में नहीं मिलता था, बट यहाँ पे अल्कीन वाले पार्ट में, स्पेशली बेंजाइलिक और अलाइलिक कार्बन वाले पार्ट पे रिएक्शन आराम से मिल जाता है। तो ये एक छोटा सा नया पार्ट है जो अपने को ध्यान रखना है इस केस में। एंड एक और रिएजेंट याद रखना है, अगर हम लोग हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन कराना चाहते हैं, तो हम लोग को एक ये रिएजेंट ध्यान रखना होगा, SO2Cl2। यहाँ पे ध्यान रखना है SOCl2 नहीं है, आगे जाने के बाद एक जगह SOCl2 भी आएगा। हम लोग वहां पे भी क्लोरीन की ही बात करते हैं, एक कंपाउंड में क्लोरीनेशन होता है, बट वह एल्कोहल में होता है। अगर एल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ कराएंगे तो RCl का फॉर्मेशन होता है, बट वहां पे SO2Cl2 नहीं है, वो थोड़ा अलग तरीका होता है, वो हम लोग SN1SN2 रिएक्शन में कवर होगा, तब बताएंगे उस चीज को। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में अगर हम लोग, ऑल्दो SO2Cl2 बहुत ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, हम लोग हमेशा यूज नहीं करते, कभी कभी यूज करते हैं, बट ठीक है, फिर भी रिएजेंट को ध्यान रखो। हम लोग अगर SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अलाइलिक कार्बन पे क्लोरीनेशन होगा, या सिमिलरली बेंजाइलिक कार्बन पे भी क्लोरीनेशन होगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। सिंपल सी बात है, ऐसा हम लोग का कंसिडरेशन है। ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है। मेरा सवाल यहाँ पे कुछ कुछ आएगा कि जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन वाले पार्ट के साथ, तो ये क्लोरीन वाला पार्ट हम लोगों के पाई बॉन्ड के ऊपर क्यों नहीं रिएक्शन कर रहा है? पाई बॉन्ड के ऊपर भी रिएक्शन कर सकता है। अगर तुम लोग को याद हो तो हम लोग इस तरह का रिएक्शन कैरी आउट किए थे। अगर हम लोग HBr का रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो इस केस में हम लोग का जो Br रेडिकल बनता था, वो Br रेडिकल वाला पार्ट कार्बन के ऊपर ऐड होकर के एक रेडिकल का फॉर्मेशन कराता था। तो रेदर देन अलाइलिक कार्बन पे रिएक्शन होने के, हम लोगों के पाई बॉन्ड वाले पार्ट पे रिएक्शन हो रहा था। सवाल ये है तुम्हारे लिए कि अगर हम लोग इस तरह का रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग के पाई बॉन्ड पे रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा, अलाइलिक कार्बन पे रिएक्शन क्यों हो रहा है, उधर साइड कुछ और हो रहा था, इधर कुछ और क्यों हो रहा है? ये जानने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद ये टॉपिक डिस्कस करें तो भी ज्यादा मजेदार चीज है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता था कि जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ाओ तो ये सवाल ऐड कर दो, ताकि तुम लोगों को ये सवाल का सेंस समझ में आए। तो ये सवाल अगर तुमको कहीं नोट करना है अपने कॉपी में कि हाँ भाई ये सवाल ढूंढना है कि अगर हम लोग अल्कीन वाले पार्ट का रिएक्शन HBr के साथ करा रहे थे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो जा रहा था, पाई बॉन्ड पे रिएक्शन हो जा रहा था, रेडिकल वहां पे बन रहा था। बट अभी अगर हम लोग यहाँ पे अलाइलिक पोजीशन पे रिएक्शन करा रहे हैं तो ऐसा कैसे हो रहा है? अगर हम लोगों का Br2 है इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, तो Br रेडिकल बनेगा। ये अलाइलिक कार्बन पे रिएक्शन क्यों कर रहा है, सीधा पाई बॉन्ड वाले पार्ट पे रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा? मालूम करना ये बहुत ही मजेदार छोटा सा पॉइंट होगा, जो काम में कभी नहीं आएगा, बस मालूम करने के लिए है, तो मालूम करके देख लेना। सिमिलरली अगर ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हम लोग का सेम केस चलेगा कि हम लोग का अगर अलाइलिक कार्बन है, हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन करा सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, या फिर हम लोग टेम्परेचर वाले पार्ट को भी आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसी में इंक्लूड कर लेते हैं 300 से 400, ऑल्दो यहाँ पे टेम्परेचर और कम भी ले सकते हैं, 250 से 300 में भी काम चलेगा, क्योंकि ब्रोमीन के बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो प्रोडक्ट में कार्बन के ऊपर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, एंड इसके जगह अगर बेंजीन हुआ तो वापस से सेम सिचुएशन, और बेंजीन वाले पार्ट में हम लोग का बेंजाइलिक कार्बन पे रिएक्शन होगा।
ये तो नॉर्मल सा केस जैसा ऊपर था, बट यहाँ एक रिएजेंट है जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अभी तक अल्ट्रा वर्ड यूज नहीं किए, बट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 4 5 6 स्टार मार्क कर रहे हैं इसको। इस रिएजेंट को ध्यान रखना, NBS। कभी भी सिक्वेंशियल रिएक्शन आया तो जो लेसेस NBS के साथ रिएक्शन बहुत ही नॉर्मल सा चीज है, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा चीज है अगर सिक्वेंशियल रिएक्शन है। एंड NBS का नाम होता है नाइट्रो ब्रोमो सक्सीनिमाइड। सक्सीनिमाइड वाले पार्ट को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। एक तो सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है किसी को भी बताना चाहेगा कोई? सक्सीनिक एसिड कहीं पे सुना है किसी ने? अदबे कुछ बोला था, अदबे आवाज नहीं आया। शायद सुने हैं। शायद सुने हैं, कहाँ पे शायद सुने? उसी के ऑर्डर में बताए थे। किसमें बहुत बताए सारा थे? सर 2 CH2 के साथ COH का ग्रुप है। ऐसा कुछ बताए थे? बताए थे नहीं ये चीज? इसमें अपना सक्सीनिक एसिड आता है ओम शाप्स में। 2 COH के बीच में कुछ नहीं था तो ऑक्जेलिक एसिड फिर मेलोनिक एसिड से सक्सीनिक एसिड का नंबर आता है। तो बेसिकली 2 COOH ग्रुप अगर हुआ तब उस केस में हम लोग सक्सीनिक एसिड की बात करेंगे। 2 COH ग्रुप और दोनों के बीच में 2 कार्बन, सक्सीनिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। बट हम लोगों को सक्सीनिमाइड बनाना है, इमाइड बनाना है। इमाइड का मतलब हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक नाइट्रोजन से अगर 2 C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच्ड है तो इसको हम लोग इमाइड बोल सकते हैं ग्रुप। अब उस केस में जैसे हम लोग का इमाइड ग्रुप अगर है तो सक्सीनिक एसिड वाला इमाइड होना चाहिए, तो हम लोग का सक्सीनिक एसिड का इमाइड तो ऐसा ही कुछ निकल के आएगा क्योंकि सक्सीनिक एसिड से डिराइव किया हुआ इमाइड है। ऑब्वियस बात है, कोई और ऑप्शन नहीं है। और उसमें बोला है नाइट्रोब्रोमो। नाइट्रोब्रोमो का मतलब नाइट्रोजन से ब्रोमीन ग्रुप अटैच्ड है, तो यहाँ पे H के जगह पे Br ग्रुप आता है। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोब्रोमो सक्सीनिमाइड। स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखो NBS, पूरा नाम याद रखो नाइट्रोब्रोमो सक्सीनिमाइड। स्ट्रक्चर अपने किसी काम का नहीं है, बट स्टिल अगर कभी भी एग्जामिनर का दिमाग फिरा तो याद तो रखना चाहिए। इसमें बहुत ही छोटा सा पॉइंट है जो अपने को ध्यान रखना है, वेरी सिलेक्टिव रिएजेंट। हमारा फोन लैपटॉप का बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो गया फिर? पॉइंट अपने को याद रखना है, वेरी सिलेक्टिव रिएजेंट और केवल अलाइलिक कार्बन के ऊपर रिएक्शन करेगा, केवल अलाइलिक एंड बेंजाइलिक कार्बन के ऊपर रिएक्शन करेगा, मतलब और किसी कार्बन पे रिएक्शन नहीं करता। तो वेरी सिलेक्टिव बोलने के पीछे रीजन यही है कि हम लोग केवल पार्टिकुलर प्लेस पे ही रिएक्शन करा सकते हैं, वेरी सिलेक्टिव रिएजेंट। और इसमें पॉइंट लिख देते हैं, कैरी आउट ब्रोमिनेशन at allylic और बेंजाइलिक पोजीशन ओनली। केवल अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे ही रिएक्शन करेगा और कहीं रिएक्शन नहीं करता है। नॉर्मली ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केवल ये केस होना चाहिए कि अगर हम लोगों का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हेलोजन वाला पार्ट दे रखा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ कार्बन है, तो हम लोग NBS के थ्रू रिएक्शन कराएंगे। है फ्री रेडिकल, इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, फ्री रेडिकल मतलब रेडिकल के थ्रू ही जाएगा। तो एक बहुत अच्छा सवाल इस पे भी दे रखा है कि अगर हम लोग NBS के साथ रिएक्शन होना है तो कहाँ पे एग्जैक्टली रिएक्शन हो गया, तुम्हारे नोट्स कॉपी में ही दे रखा है, मजा आएगा तुमको देख करके। कार्बन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों का ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, एक पॉइंट। और दूसरा, अगर यहीं पे बेंजीन होता तो सिंपली NBS वाले पार्ट में बेंजीन वाले पार्ट के कार्बन के ऊपर ब्रोमीन, ऐसा हम लोग प्रोडक्ट में कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे अलाइलिक पोजीशन पे हेलोजिनेशन कराने का एक छोटा सा टॉपिक था जो अपने को मालूम होना चाहिए। किसी को यहाँ तक के पार्ट में कोई अगर डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, जो कुछ भी डाउट है आराम से पूछ सकते हैं। ऑल्दो मेरे हिसाब से नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, सिंपल सिंपल रिएजेंट से तो देख रखा है हम लोगों ने सब कुछ, रेडिकल वाला पॉइंट समझ रखा है हम लोगों ने, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं 1,4 एडिशन रिएक्शन। ऑल्दो ये बहुत ही जेनेरिक वर्ड है 1,4 एडिशन, ये केवल यहाँ पे नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी होता है, बट इसको अभी हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सीखेंगे। अब इसमें 2 वर्ड आएगा, KCP एंड TCP। सबसे पहला चीज, इसको एकदम सिंपल रिएक्शन के थ्रू हम कैरी आउट कर रहे हैं।
अगर मान लो इसका रिएक्शन हम लोगों ने 1 मोल HBr के साथ या 1 इक्विवेलेंट HBr के साथ करा, वैसे मोल लिखना ज्यादा बेटर है, 1 मोल HBr के साथ कराया, तो 2 पाई बॉन्ड है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था, शायद तान्या ने डाउट पूछा था ये। बट यहाँ पे हम लोग 1,4 एडिशन जब कर रहे हैं तो एक छोटा सा टॉपिक हम लोग इसमें डाल सकते हैं, कंजुगेटेड डाइईन। डाइईन का रिएक्शन बट कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर तुम लोग कोई स्टैंडर्ड बुक उठा के देखेगा ना, तो उसमें ये जो पार्ट है ये अलग से एक टॉपिक बन के आता है, रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइईन। एक बड़ा मजेदार रिएक्शन बताएंगे तुम लोगों को, बहुत मजेदार, जो तुम्हारे काम का नहीं है बट हमको बहुत प्यारा लगता है, मतलब हमको वो रिएक्शन हमेशा याद रहता है, पता नहीं क्यों, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। तो कंजुगेटेड डाइईन करके अलग से एक चैप्टर चलता है, तो उसमें हम लोग करते क्या थे कि दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव पाई बॉन्ड है उसको आइडेंटिफाई करते थे, वहां पे रिएक्शन कराते थे। तो इसमें तो दोनों सेम है पाई बॉन्ड, कहीं पे भी रिएक्शन कराओ तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको मैकेनिज्म वाइज लिखते जाते हैं। अगर HBr के साथ रिएक्शन कराना है तो कोई भी पाई बॉन्ड के साथ रिएक्शन कराओ, हम लोग का ये पार्ट एज अ मेजर कार्बोकेटायन बनना चाहिए, पहला सिनेरियो। अब क्या हो सकता है, तो मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है। एक पॉसिबिलिटी तो मेरे को ये दिख रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ब्रोमीन वाला पार्ट आराम से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा सकता है, मतलब एक ये पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट वाले पार्ट में, ऐसा सोच सकते हैं हम लोग। यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है कि कार्बोकेटायन रेजोनेंस कर सकता है, दिख रहा है यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, इसलिए कंजुगेटेड डाइईन होना चाहिए। और इसके ऊपर सवाल 2 बार आ चुका है, जेईई मेंस में, एडवांस में, हर जगह आ सकता है। नीट में अगर पूछेगा तो ये सवाल पूछेगा, फिक्स है, ज्यादा भारी नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये सवाल पूछेगा, लिख करके रख लो। तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज कहीं और गया, तो हम लोग का जो Br माइनस है, तो Br माइनस इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी जा सकता है, तो अपने को दूसरा प्रोडक्ट ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं, ऊपर हम लिख रहे हैं। ये 2 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी है अपने पास, कि आइदर जहां पॉजिटिव चार्ज बना एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे हम लोग को ब्रोमीन को ऐड करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा दो, या जहां पॉजिटिव चार्ज बना क्योंकि वो कंजुगेटेड डाइईन का पार्ट था रेजोनेंस में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट कहीं और जाएगा, और रेजोनेंस काफी फास्ट होता है, आराम से ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है, पहला वाला पार्ट या दूसरा वाला पार्ट, ज्यादा स्टेबल कौन सा है? बस ये सवाल बताना है तुम लोग को, पहला और दूसरे में ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है और क्यों? विथ रीजन जानना है मेरे को। बताओ भाई, फटाफट बताओ। जब भी खाली टाइम मिले ना तो जीओसी कंप्लीट कर लिया करो, जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना है तो जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार थ्रस्ट दे रहे हैं जीओसी पे, इतना मजाक नहीं है। जीओसी याद रखना मुश्किल चीज हो जाता है क्योंकि भूल जाते हैं उसमें। अब जैसे मान लो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का केस है, याद आ जाएगा, हम बता देंगे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन है तो हाँ हाइपर कंजुगेशन देखते थे, बट ये सब चीजें खुद से जज करनी है, मतलब बार बार हिंट नहीं चाहिए होगा कि हाँ भाई हिंट मिल गया कि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का केस है, तब हाइपर कंजुगेशन से कंसिडर कर सकते हैं। तो देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग का जो दूसरा वाला पार्ट है वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू हम लोग का फर्स्ट वाला पार्ट। दूसरा अगर ज्यादा स्टेबल है तो इस चीज को हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मेजर प्रोडक्ट है, ये हम लोग का थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। पहला वाला पार्ट भी बन सकता है, बट अगर ये बनता है तो क्यों बन रहा है, जहां पॉजिटिव चार्ज आया फटाक से वहां ब्रोमीन रिएक्शन किया, मतलब ब्रोमीन के फास्ट रिएक्शन के वजह से बन रहा है। स्टेबिलिटी का फैक्टर यहाँ पे कम है, बट ब्रोमीन के उस कार्बन के ऊपर फास्ट रिएक्टिविटी की वजह से वहां पे रिएक्शन हो रहा है। इस चीज को हम लोग KCP बोलते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ये 2 वर्ड ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट का क्या मतलब है, आराम से रिएक्शन हुआ, ज्यादा स्टेबल पार्ट बना। काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, बस जहां पे रिएक्शन के चांसेस थे फटाफट वहां पे रिएक्शन हो गया, ये पार्ट थोड़ा ध्यान रखना। इसके ऊपर अपने बुकलेट में सवाल दे रखा है KCP कौन सा होगा, TCP कौन सा होगा, बट पहला पार्ट ध्यान रखना है, पहले उस अल्कीन पे रिएक्शन कराओ जहां से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, फिर रेजोनेंस का पार्ट देखो, रेजोनेंस से हमेशा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा, और यही पार्ट हम लोग का मेजर प्रोडक्ट हम लोग कंसिडर करेंगे। अगर सवाल पूछता है विच इज द मेजर प्रोडक्ट, तो हम लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बात करेंगे। बट अगर ऐसा पूछा विच इज द मेजर प्रोडक्ट काइनेटिकली,
विच इज द काइनेटिकली कंट्रोल मेजर प्रोडक्ट, तब उस केस में फिर हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट की बात करेंगे। अब बाकी जो माइनर प्रोडक्ट है यहाँ का पॉजिटिव चार्ज, ये तो अपने काम का ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं सोचने का है। बट काइनेटिकली एंड थर्मोडायनेमिकली में हम लोगों का जब डिफरेंस आएगा तब उस केस में हम लोग आराम से मेजर माइनर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से बताएंगे। ये जो पार्ट है इसको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हम लोग क्यों बोल सकते हैं, तो समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का H कहाँ पे ऐड हुआ था, तो इस पोजीशन पे यहाँ दिखा रहे हैं हम। सबसे पहले पाई बॉन्ड पे रिएक्शन हुआ, H ऐड हो गया, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। ब्रोमीन कहाँ पे ऐड हो रहा है, जस्ट लास्ट पोजीशन पे, तो जहां H ऐड हुआ अगर वो 1 नंबर कार्बन है तो उसके हिसाब से 4th पोजीशन पे ब्रोमीन वाला पार्ट गया, तो इसीलिए इसको हम लोग 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ऑल्दो यही चीज जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोगों का नाम चेंज हो जाएगा, वहां पे हम लोग इसको माइकल्स एडिशन के नाम से भी जानते हैं। हम लोग नाम याद नहीं रखेंगे, हम लोग 1,4 एडिशन में ध्यान नहीं रखेंगे, हम एक जनरल सेंस याद रखेंगे कि भाई पहला रिएक्शन कहाँ होना था, हो गया। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, ऐसा तो अपने पास रेडिकल में भी हुआ था कि पहले रेडिकल बना, अब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है तो रेजोनेंस चेक कर लो और फिर रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट देखो। तो हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे, उसमें 1,4 एडिशन प्रोडक्ट, कंजुगेटेड डाइन, कोई काम का नहीं है, सीधा पहले प्रोडक्ट बनाएंगे फिर देखेंगे रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं। ये बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस होना चाहिए जो अपने दिमाग में होना चाहिए। अब उसको हम लोग बाइफरकेट कर ले अलग अलग नाम से, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक जनरल प्रोसेस के जैसा समझ सकते हैं इस चीज को, तो ज्यादा बेटर है। अगर रिएक्शन में कहीं कोई दुविधा है किसी को तो आराम से पूछ सकते हैं, बहुत भारी नहीं है रिएक्शन, बट मतलब अच्छा रिएक्शन है, डिस्कस करने लायक है। डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। सबको बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है, तो अगर अगर तुम लोगों को सही में समझ में आ रहा है मतलब तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो गया, ये हम स्टेटमेंट दे सकते हैं। हाँ बोलो। मेजर माइनर का तो कोई फैक्टर ही रहेगा इसमें, मेजर माइनर का कोई फैक्टर रहेगा ही नहीं इसमें। बताए तो, मेजर माइनर का फैक्टर रहेगा ये अपना थर्मोडायनेमिक्स है, ज्यादा स्टेबल है तो मेजर होगा। अगर ये सब चीजें तुम लोगों को समझ में आ रही है, जनरल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होने वाला है। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभी पूछ लेना, क्योंकि ये स्टेज है जहाँ पे हम लोग चीजें आगे का सुधार सकते हैं। थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा, 1 वीक का ब्रेक है, वर्कआउट कर सकते हैं। बट अगर समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत बोल लो, क्योंकि इसके बाद अगर चीजें स्मूथली थोड़े फास्ट वे में चलनी शुरू होंगी तब उसके बाद ज्यादा कुछ स्कोप नहीं बचेगा सुधारने का, उसके बाद सब उड़ जाएगा, पहले ही हम बोल दे रहे हैं। और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन याद नहीं हो रहा है उसका टेंशन मत लो, वो टेंशन मेरे ऊपर छोड़ो। जब प्रैक्टिस कराएंगे तुम लोग क्वेश्चन सब्जेक्टिव, अपने आप धीरे 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 वो याद होना शुरू हो जाएगा। याद रखने का तरीका ये मत समझने कि बैठ के रिएजेंट्स याद कर रहे हैं, वो तरीका हो या वो अप्रोच बहुत गलत है। कॉलेज के बाद 4 साल के बाद भी हम जब ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाना शुरू किए थे तो ऑलमोस्ट हमको 60-70% चीजें याद थी। ऐसा भी नहीं कि हम याद ही है, बट अगर कोई सवाल आ रहा है ना तो सोच पा रहे कि अच्छा इसका प्रोडक्ट ऐसा ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा, कौन सा रिएक्शन है, बस ये सोच पा रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट तक पहुंच जा रहे हैं। हमको नहीं याद था कि HBr का रिएक्शन हो रहा था कि H2O2 कहाँ, ठीक है बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट, कोई कंडीशनल पार्ट की पेरोक्साइड हो गया तब क्या होगा। NBS का रिएक्शन भूल गए थे हम, क्योंकि NBS बहुत ही स्पेसिफिक पार्ट है, वो भूल सकते हैं। ओजोनलिसिस थोड़ी ना भूलेगा आदमी, ओजोनलिसिस याद रहेगा, जनरल रिएक्शन है। तो उस टाइप से चीजें अपने आप बार बार प्रैक्टिस करते करते याद हो जाता है, तुमको उसको अलग से बैठ के याद नहीं करना है। अभी शुरू में लगता है कितना रिएजेंट आ गया, बट तुम ऐसा देखो ना यार कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अब उसमें अलग अलग नाम दे रहे हैं, ठीक है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल है, ऐड करना है, एक ही तरीका है उसी तरीके से ऐड करना है। हेलोजनेशन है, रेडिकल बनेगा, ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनाओ, वहीं से प्रोडक्ट बनाओ। धीरे धीरे ये एक्सरसाइज करते करते अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। अभी सिंपल सा काम है, ये मत सोचना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि हमको एकदम याद होना चाहिए, जो सर पढ़ाए वो याद होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सीधा नोट्स पलट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सीधा नोट्स में देखो कहाँ पे ये टॉपिक है, ये बस तुमको याद होना चाहिए कि ये टॉपिक कौन से पार्ट का या फिर ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। ये रिलेशन याद नहीं रहा तब डिफिकल्टी है। अगर ये रिलेशन याद है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इस टॉपिक का दिख रहा है, कहानी खत्म, तुमको मालूम पड़ गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीजें चल रही है, याद अपने आप हो जाएगा। चीजें प्रैक्टिस करने से मुश्किल चीज नहीं है। हम लोग तुमको एक छोटा सा मतलब हमको बहुत मजेदार लगता है डायल्स-हल्डर रिएक्शन। ये काम का रिएक्शन नहीं है, बिल्कुल काम का रिएक्शन नहीं है, बट 1,4 मतलब कंजुगेटेड डाइन का बड़ा मजेदार रिएक्शन है। वैसा इस रिएक्शन में होता क्या है कि एक पाई बॉन्ड वाला पार्ट सबसे पहला स्टेप यहाँ इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट करेगा, जिसके वजह से
पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है, दूसरा स्टेप, जिसके वजह से अगला पाई बॉन्ड वापस से इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है आगे की साइड में। तो घुमा फिरा करके हम लोगों को प्रोडक्ट वाले पार्ट में एक 6 मेंबर रिंग बन जाता है और एक तरफ पाई बॉन्ड हो जाता है। ये हमको बड़ा मजेदार रिएक्शन लगता है, पता नहीं क्यों, बड़ा ऐसे इधर इधर इलेक्ट्रॉन गया, इधर इलेक्ट्रॉन गया, उधर इलेक्ट्रॉन गया, बॉन्ड बन गया। इससे अच्छा क्या हो सकता है जिंदगी में? इस चीज को हम लोग डायल्सर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अपने काम का नहीं है, देख लो, याद रहेगा, बस देख लो, अदरवाइज ये किसी काम का रिएक्शन नहीं है तुम्हारे हिसाब से। और ये हम लोग के इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट हुआ। मतलब अल्कीन अल्काइन के जो मेन रिएक्शंस थे अपार्ट फ्रॉम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन वो कवर हो चुका है। हम लोगों को इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है अपार्ट फ्रॉम एक पॉइंट। ऑल्दो ये पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट एक बार यहाँ डिस्कशन होता है, बाद में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ये चीज, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, अगर हम लोग रिएक्शन में Br2 को H2O में रखते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रोमीन वाटर। अब ऐसे बात है ब्रोमीन और वाटर तो ब्रोमीन वाटर, बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है कि हम लोग का ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर कहाँ से लेकर के? ब्राउन कलर होगा अपने पास इसमें पेन पेंसिल में? बताओ भाई कोई ब्राउन कलर। ये ब्राउन है कि ब्राउन ही तो था ये शायद से कलर ना, दिखाई देगा कुछ? ब्राउन है। हाँ ब्राउन है ना। अच्छा चलो हम लिख दे रहे हैं इससे, तुमको अभी नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब वो व्हाइट आएगा ना तुम्हारा प्रिंट आउट तो उसमें दिखाई देगा, है ना? ऐसा दिख रहा होगा, अब दिख रहा हो, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ब्राउन कलर ब्रोमीन वाटर है, सीधा ब्राउन कलर। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं अल्कीन वाले पार्ट में Br2 वाटर के साथ, तो एक चीज तुम लोग को याद हो गया होगा अब तक कि अगर हम लोग Br2 का रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में ब्रोमीन मिलता है और OH मिलता है। प्रोडक्ट से मतलब नहीं हम लोग को, हम लोग को इससे मतलब है कि रिएक्शन हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना, एक अल्कीन हो या एक अल्काइन हो, अगर हम लोग के ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब उस केस में आराम से रिएक्शन हो जाएगा, मतलब कुछ प्रोडक्ट बनेगा। और जब प्रोडक्ट बनेगा तो ये Br2 वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो ये जो ब्राउन कलर है, अब तुम लोगों ने पी ब्लॉक पढ़ा अगर होगा तो तुमको मालूम पड़ गया कि ब्राउन कलर हम लोग के ब्रोमीन से आया है। अगर ब्रोमीन खत्म हो गया मतलब ब्राउन कलर खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग ब्रोमीन वाटर को किसी भी एक अननोन कंपाउंड में डालेंगे तो अननोन कंपाउंड अगर उस ब्रोमीन के ब्राउन कलर को डिकलराइज कर रहा है, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो हम लोग का कलर खत्म हो जा रहा है। जैसे हम लोग होता है ना फिनोफ्थलीन वगैरह सब में पिंक और कलरलेस, तो वैसे ही यहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन होता है अपने एसिड और बेस का। तो अगर हम लोगों के अननोन कंपाउंड को हम लोगों ने ब्रोमीन में डाला या ब्रोमीन वाटर में डाला और अगर वो ब्राउन कलर वाला पार्ट कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, ऐसा लिख देते हैं, ब्राउन कलर वाला पार्ट आगे कलरलेस में कन्वर्ट हो गया, तब इसका मतलब रिएक्शन हो गया है। और रिएक्शन अगर हुआ है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम लोगों का अल्कीन या अल्काइन होगा। बेंजीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट नेगेटिव देता है एक्सेप्ट फॉर फिनॉल एंड एनिलीन। तो केवल अल्कीन अल्काइन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे या ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ब्राउन कलर को कलरलेस में कन्वर्ट करेंगे या डीकलराइज करेंगे, मतलब ये हम लोगों के अल्कीन अल्काइन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। एक अननोन कंपाउंड तो क्या हो सकता है? अल्कीन अल्काइन होगा। अ नोन कंपाउंड व्हिच गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट अल्कीन अल्काइन होगा। एंड उसके अलावा हम लोगों का एनिलीन एंड फिनॉल हो सकता है। बेंजीन ये रिएक्शन नहीं देता, ये एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं हम, अल्कीन एंड अल्काइंस गिव्स पॉजिटिव Br2 वाटर टेस्ट या ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इसके बाद वाला पॉइंट है कि बेंजीन रिंग ये रिएक्शन नहीं देता। ये हम लोग जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो एक ऐसा रिएक्शन आता है, क्वेश्चन आता है, एन अननोन कंपाउंड डज नॉट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो डज नॉट गिव इसका मतलब बेंजीन हो सकता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेट करके हम लोग सोच सकते हैं काइंड ऑफ, उसके लिए हम लोग को ये एक्सरसाइज करना होता है। तो ऐसा लिख देते हैं, बेंजीन वाले पार्ट में नेगेटिव Br2 वाटर टेस्ट, बट यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट ये होगा एनिलीन। एनिलीन का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर NH2, और दूसरा फिनॉल, फिनॉल का मतलब हो गया बेंजीन के ऊपर OH।
ये दोनों के दोनों पार्ट गिव्स पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये छोटा सा फैक्ट याद रखना, मतलब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम लोग को याद रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा प्रॉपर्ली। तो उसमें ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये तुमको याद करना होगा, उसको याद कर लेंगे। अलग से उसका एक तुमको नोट्स भी देंगे, तुम लोगों को क्वेश्चन से उससे अलग से प्रैक्टिस कराएंगे, तो अपने आप धीरे धीरे याद हो जाएगा। वो प्रैक्टिस का चीज है, वो एक पार्ट होगा जो तुमको रटना ही पड़ेगा। इसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, कोई जनरल मैकेनिज्म नहीं है। तरीका है, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन हम लोगों ने सीखा है, बट याद थोड़ा ना रहेगा कि कलरलेस था कि ब्राउन था। तो इसलिए ये फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, जो कि अपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बाकी अब इसके बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है आज वाले टॉपिक का। अब तुम्हारा काम है, जिसको जो डाउट पूछना है पूछ सकते हैं, जहां भी जो कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में अगर कोई डाउट है तो 2, 3, 4. सब एक ही बार में डाउट पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 3 में ना, ओके एक्सरसाइज 3, क्वेश्चन 2 एक मिनट आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो बहुत अच्छा सवाल है, बना किसी से, किसी भी इंसान से बना ये सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये। सर कैसे बनाया? सर वो बस देख लिए, जैसे अब पता नहीं सही है कि नहीं, बट डी वाला ऑप्शन ट्रिप्लेट आयन जैसा लग रहा था, तो वो सुपर लिविंग ग्रुप जैसा एक्ट कर सकता था। अगर यहाँ से हम लोगों का एक्स वाला पार्ट है और इधर प्रोडक्ट में CN है, तो पूछा है रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट किस में होगा। हमको नहीं मालूम कौन सा रिएक्शन इधर, ठीक है, हमको कोई भी नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है कौन सा रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम। तो हम लोग क्या असेसमेंट कर सकते हैं? तो यही कर सकते हैं ना कि हाँ भाई ये चारों के चारों ग्रुप्स हैं, ये चारों हटेंगे, एक्स वाला पार्ट इन चारों में से कोई एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। तो जो जल्दी हटेगा वहां पे CN जल्दी आएगा, वहां रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगा, ऐसा सोच सकते हैं ना। एक ग्रुप को हटना है, ग्रुप को आना है, तो ये लॉजिकल है कि जो जल्दी हटेगा वो CN को जल्दी आने देगा। तो बेसिकली लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना था, OH का, NH2 का ये कंपाउंड और ये लास्ट वाला कंपाउंड, इन सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका है। तो O- रेजोनेंस में जा रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे वीकेस्ट बेस, इसका मतलब सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है। इन सब में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा वो सबसे जल्दी हटेगा, सबसे जल्दी वहां पे CN आएगा और रिएक्शन सबसे फास्ट होगा। तो बहुत भारी सवाल नहीं था, सवाल बहुत अच्छा है। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा? 3. 3 नहीं बताएंगे, बट कैसा घटिया सवाल तो पूछती है। 3 में बी होना चाहिए ना, डी क्यों है इसका आंसर? 3 में बी होना चाहिए ना, काहे बी होना चाहिए? क्योंकि OH का न्यूक्लियोफिलिक जो है वो ज्यादा होता है CH3O कंपैरिजन में। एक मिनट, CH3CO- तो सबसे कम होगा, फिर उसके बाद बेंजीन का नंबर आना चाहिए, फिर उसके बाद CH3O- का नंबर आना चाहिए, फिर OH- का नंबर आना चाहिए। हाँ बी ऑप्शन होना चाहिए। हाँ तो क्या दे रखा है इसमें? डी। डी? ना ना यस नहीं सर। नहीं, CH3OH वाला पार्ट स्ट्रॉन्गर बेसिक होता है, मतलब इसको हम कंफर्म कर लेंगे थोड़ा सा, मतलब जहां तक हमको ध्यान है एसिडिक स्ट्रेंथ वाले पार्ट में CH3OH का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O। इस वजह से अगर यहाँ C2H5OH होता तब ऑर्डर हम लोग का डी ऑप्शन सही होता, बट अगर CH3OH है तो ये स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है एज कम्पेयर टू वाटर, तो इसका जो कंजुगेट बेस है वो थोड़ा वीक होगा। और हम लोग अगर डोनर एटम सेम है तो सीधा बेसिक स्ट्रेंथ पे सवाल करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अलावा और कोई डाउट? तो 4. CH3O- प्लस आई देगा ना? नहीं, CH3O- का केस याद रखने का है, प्लस आई हम लोग कार्बन चेन को लेते हैं, लेकिन CH3OH का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो यहाँ सारा लॉजिक फेल कर जाता है। तो इसको याद रखना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CH3OH इज हायर देन H2O, इसलिए प्लस आई वाला पार्ट यहाँ काम नहीं करेगा। हाँ भाई बोलो इसके बाद और कोई डाउट? 4 का 4 का डी ऑप्शन भी सही होना चाहिए ना। मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, बट इसमें कार्बोकैटायन बनेगा रे बताइए, ये कैसा रिएक्शन नो सर, मैकेनिज्म नो है? सर। हाँ भाई, और किसको डाउट था 4 में? अब पूछेगा ही नहीं क्वेश्चन ऑफ। तान्या को था। तान्या को था, तान्या क्या डाउट था? तो यही था कि डी तो होना चाहिए।
सही है, इसलिए तो हम डेड साइलेंट। हाँ भाई आगे, और जो डाउट है पूछते जाओ। 6 क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बता रहे हम, खुद से ट्राई करो, सिंपल सवाल है, दिमाग लगाओ थोड़ा। और कोई डाउट? और ऐसा सवाल क्योंकि पहले भी हो चुका है हम लोग का, बस उसमें कार्बन चेन की जगह बेंजीन में गए। और जल्दी बोलो, क्वेश्चन नंबर 7, 8, कुछ और डाउट? 8 बन गया सबसे, 8 बन जाने लायक सवाल है मेरे हिसाब से। अरे 8 तुम्हारे को नोट्स रखा था। क्या है? अरे 8 को रखा था इसीलिए नोट्स वाला में। हाँ मतलब नोट्स कॉपी में इस तरह का सवाल तो मतलब तुम लोगों का कराया हुआ है, तो अब तो बहुत सिंपल लग रहा होगा, बहुत ही इजी, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है शायद, बट फिर भी। कोई और डाउट तो बताओ। पार्ट 2 में। सर पार्ट 2 में। पार्ट 2 में 1 मिनट आ रहा है, कहाँ गायब हो गया भाई पेज? 11, 12, हाँ बोलो। पार्ट 2 में 2 नंबर में बी भी होना चाहिए ना? 2 नंबर में बी भी होना चाहिए। Cn माइनस तो होता ही है, हाँ बिल्कुल होता है। Cn माइनस, C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है, बी एकदम होगा। इसमें Cl माइनस नहीं होगा, NHSO3 ये नहीं होगा, NO2 माइनस होगा, और Cn माइनस होगा। ए एंड बी बोथ ऑप्शन। आंसर नहीं दे रखा है क्या? सर आंसर में ए डी दिया हुआ है। आंसर में ए और डी दिया हुआ था। ए और बी दिया हुआ है ना, ठीक है। डी डी। डी, अच्छा नहीं 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 ये नहीं होगा, ठीक है, इसमें करेक्शन कर लेंगे। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा? क्या है? ABC दिया हुआ। ABC, NaHSO3, सॉरी एक सेकंड, NaHSO4 हमने लिया इसको, NaHSO3 दिया तब तो ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना लेने दो। NaHSO3 हाँ ठीक है, ये होगा, सल्फर के ऊपर लोन पेयर है ना, होगा। ABC तीनों आंसर है, ठीक है। ये मेरी गलती है, मतलब हम ध्यान हम NaHSO4 समझ लिया उसको, ठीक है। सल्फर के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो होगा। और कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा? 8 क्वेश्चन नंबर 8, हाँ भाई बताओ क्या डाउट है? अच्छा सवाल है, रिलेटिवली अच्छा सवाल है, क्या डाउट है ये बताओ। सेशन सर उसमें डाउट ये आया था कि एंटी एडिशन होता है तो सेम तरफ का डाउट। अच्छा, पहला चीज तो ये कि हम इस सवाल को बता रहे हैं अच्छे से, चीजें ना रिलेटिवली सोचने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे HOBr है ना, तो HOBr वाले पार्ट में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं? एंटी एडिशन तो है, ये तो मालूम है अपने को। अब ट्रांस अल्कीन है, तो ट्रांस अल्कीन में अब तुम लोग को बताए थे कि अगर हम लोग का ट्रांस में Br2 का एडिशन होता, इस तरीके से ही सोचना ज्यादा बेटर है। Br2 का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हम लोग के ट्रांस में एंटी एडिशन होने पे मीजो कंपाउंड बनता है, ठीक है। मीजो बनाने का मतलब ऐसा सोच सकते हैं हम लोग कि एक CH3 इधर CH3, और मीजो बनाना है मतलब H और दोनों कार्बन पे ब्रोमीन ऐड होना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो ट्रांस में एंटी एडिशन करने पे मीजो होता है, बट एंटी एडिशन में एग्जैक्टली कर क्या रहा है हम लोग? तो यही तो कर रहे हैं ना कि पहले एक ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, फिर वापस एक और ब्रोमीन ऐड कर रहा है, तो एडिशन तो ट्रांस ही होना है। बस हम लोगों ने चेंजेस ऐसा कर दिया कि हम लोग के एक ब्रोमीन के जगह पे हम लोग यहाँ पे OH डाल दे रहे हैं, तो बेसिकली जहाँ एक ब्रोमीन है वहां पे OH डाल दिया, तो हम लोग को प्रोडक्ट वाले पार्ट में मीजो जैसे स्ट्रक्चर में, ऑल्दो ये मीजो अब रहा नहीं है क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हो गया, बट मीजो जैसे स्ट्रक्चर के हिसाब से सोचते हुए हम लोग इस आंसर पे आ सकते हैं। अब ऐसा आंसर कहाँ पे दे रखा है अपना? तो एक तो पहले वाले पार्ट में दे रखा, उसके अलावा दूसरे वाले पार्ट में तो नहीं दे रखा, क्योंकि देख के मालूम पड़ रहा ऑप्टिकली एक्टिव, जैसे OH जो है ना, इसको ब्रोमीन समझ लेना, तो यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, जो कि होता नहीं है। थर्ड वाले केस में तो 2 ब्रोमीन दे रखे, तो वैसे ही नहीं होने वाला। लास्ट वाले केस में फिर से मीजो जैसा स्ट्रक्चर दे दिया, इसका मतलब डी ऑप्शन भी आराम से हो सकता है। तो ये सोचने का एक तरीका हो सकता है, समझने के लिए इन सब चीजों को रेफरेंस में यूज करो। ये सब ट्रिक्स हैं, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के ट्रिक्स हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको इम्प्लीमेंटेशन में नहीं डाला जाएगा, लेकिन आप ये सब चीजें आराम से रिलेट कर सकते हैं।
कोई डाउट अगर क्वेश्चन नंबर 8 में तो पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे डाउट पे पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर मूव करेंगे। बताओ भाई अगर कोई डाउट है तो। 7 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में B2H6 के साथ THF हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का केस है। फिर उसके अलावा हम लोग बोल रहे हैं इसमें reagent involved stereospecific syn addition। stereospecific का मतलब एक certain orientation में ही हम लोग का प्रोडक्ट बनता है, उसको हम लोग stereospecific बोल सकते हैं। वर्ड थोड़ा मतलब नया है तुम लोगों के लिए, बट स्टीरियो मतलब स्टीरियो आइसोमरिज्म से रिलेटेड और स्पेसिफिक, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सर्टेन ओरिएंटेशन में ही बनेगा। सिन एडिशन वर्ड मैंने बताया था कि H और Br सेम साइड में ऐड हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सिन एडिशन। और जहां पे Br ऐड हो रहा था वहीं पे OH भी ऐड हो रहा है, तो बेसिकली हम लोग का सिन एडिशन का केस है। ये पॉइंट शायद मैंने बताया था जहां तक हमको ध्यान है। पहला स्टेटमेंट ठीक है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ट्रांस आइसोमर। अब प्रोडक्ट ट्रांस आइसोमर बनेगा, ये कैसे मालूम करके चल सकते हैं हम लोग? तो अगर मान लो इसमें प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम लोग का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? तो ऑब्वियस सी बात है 5 मेंबर रिंग। इसमें ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, सॉरी OH कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो हो रहा है, जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है जिस कार्बन पे, उस पे हम लोग का ब्रोमीन जाएगा। और अगर हम लोग ब्रोमीन का एडिशन कर रहे हैं और H का एडिशन कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली ऐसा सोच सकते हैं कि जो ब्रोमीन वाला ग्रुप है वो CH3 के अपोजिट से जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि रिपल्शन का एक फैक्टर आ सकता है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं एक बार को। बट चलो ठीक है, फैक्टर नहीं भी आ रहा आ भी रहा उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। अगर हम ऐसा सोचे कि ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे ऐड हुआ तो जो हम लोगों का हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो भी सॉलिड पे ही जाना चाहिए। तो CH3 कहाँ जाएगा? डैश्ड पे। और दूसरे वाले साइड में हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? डैश्ड पे। एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर हम लोग ब्रोमीन वाले पार्ट को डैश्ड पे ऐड करते हैं तो दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन भी डैश पे जाना चाहिए, तो इसके वजह से जो CH3 है वो सॉलिड पे जाएगा और दूसरे कार्बन पे भी जो H है वो सॉलिड पे जाएगा। तो हमेशा H और H अपोजिट में, इसका मतलब ट्रांस स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऑप्शन बी आंसर ठीक दिख रहा है। बोरोन एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये तो तुम लोग को याद होना चाहिए, रिएक्शन मैकेनिज्म में लास्ट क्लास में बनाया था। इस तरह के स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, ये बहुत ही ऑब्वियस चीज है, इसलिए मैकेनिज्म मालूम होना चाहिए। टू स्टीरियोआइसोमर्स आर प्रोडक्ट एज एन ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट। तो मेरे हिसाब से ये दो बन रहा है, बट ये देख लेते हैं कि दोनों स्टीरियोआइसोमर है क्या। तो ये चेक करना तुम्हारा काम है कि दोनों स्टीरियोआइसोमर है क्या। बताओ भाई, है स्टीरियोआइसोमर या नहीं है? है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, एग्जैक्टली इनैंशियोमर है। अगर ढंग से मालूम करो तो इनैंशियोमर होगा। उसको पलट के देख लो, उस कंपाउंड को ना ऐसा पलटेंगे जब, तो फिर CH3 और H डैश्ड पे जाएगा, ब्रोमीन और H ऊपर आ जाएगा और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज निकल जाएगा, इनैंशियोमर है। तो स्टीरियोआइसोमर्स तो है ही, और साथ ही साथ इनैंशियोमर भी है। इस सवाल में एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया जा सकता है, द रिलेशन बिटवीन द टू स्टीरियोआइसोमर्स ऑब्टेन्ड आर इनैंशियोमर। ये भी एक सवाल का मॉडिफाइड पार्ट हो सकता है। अच्छा सवाल है, डिसेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा और कोई डाउट तो बताइए। और तो ज्यादा कुछ होमवर्क दिया भी नहीं था मेरे हिसाब से। जैसे ये जो स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को ही हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट बोलते हैं। तो ये सब चीजें थोड़े अपने को ध्यान रखने की है। अब हम तुमको देंगे कुछ होमवर्क। आज तो पहले सबसे पहला काम है तुम्हारे नोट्स कॉपी में जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के क्वेश्चंस हैं SN1 SN2 से पहले का, वो सब तुम लोगों को कंप्लीट कर लेना है। वो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट कर लेना, और कंप्लीट करने का मतलब ट्राई करना कि कल या परसों में कंप्लीट करें। अगर स्कूल पे झंझट नहीं है तो ट्राई करना सो कल या परसों से कंप्लीशन में डाल दे। ये नहीं कि सारा होमवर्क क्लास डे करेंगे। पर डे 5 या 6 क्वेश्चंस करो, उससे ज्यादा मत करो। पर डे 5-6 क्वेश्चंस करो, ताकि तुम लोग को एक रिदम बना रहे कि हाँ क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करना है। फिर उसके अलावा हम लोग होमवर्क देंगे। 1 वीक का ब्रेक लेंगे, 1 वीक के बाद फिर हम लोग आराम से SN1 SN2 वाले पार्ट के ऊपर प्लानिंग करेंगे। तो ये जैसे एक्सरसाइज 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में जा सकते हैं। एक्सरसाइज 2 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर, हाँ ये NBS क्वेश्चन नंबर 15। ये मतलब पहले तो होमवर्क नहीं था, बट अब इसको होमवर्क में आराम से कंसिडर कर सकते हैं। NBS आज मैंने बता दिया तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ ये सवाल अच्छा भी है। नहीं ये सवाल तो नॉर्मल सही, तो
पढ़ लिया है जो टिक मारा हुआ है यहाँ पे, सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 के अलावा क्वेश्चन नंबर 16, 17 ये सब होमवर्क करने का है। ऊपर में ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं 13। बेसिकली जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का और फ्री रेडिकल का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था वही सारे क्वेश्चंस मार्क करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 23, 26, 27, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत बेसिक्स है, ये मतलब तुम्हारा बस बेसिक्स को क्लियर करेगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा सवाल है, कुछ खूबसूरत सवाल कुछ है, ठीक है, सिंपल से सवाल है। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, रिएजेंट्स बार बार रिपीट होगा ताकि प्रैक्टिस होता जाए, रिएजेंट्स याद होता चला जाए, इसके लिए ठीक है। अब उसके बाद मेन पार्ट आएगा एक्सरसाइज 3, थोड़ा भारी सवाल होगा, सबको करना है, ऐसा मत सोचना नीट वाले लोग कि नहीं इतना भारी सवाल हम क्यों करें। अभी हम लोग को बेसिक्स बिल्ड करना है, उसके लिए करना है, बाद में उसके बाद भूल जाना है, सब इतना भारी तुम लोग को नहीं करना है, सीख लो। रटने के पर्सपेक्टिव से नहीं सीख रहे इसको, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीख रहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कॉन्फिडेंट है, बाद में तो तुम्हारा काम ही है रटना, तुम्हारी जिंदगी में रटने के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो रटना ही रटना है। दवाई के नाम रटना है, पेशेंट की बीमारी के नाम रटना है, पेशेंट के नाम रटना है, हॉस्पिटल के नाम रटना है, रटना ही रटना है। 1 मिनट, मेरा सिस्टम इतना स्लो क्या है काम कर रहा है आज, ज्यादा इसमें पढ़ा दिए क्या? हाँ भाई एक्सरसाइज 3 वाले पार्ट में आते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर कुछ कुछ तो हम लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। चलो एक काम करो, तुम लोग ना आज के लिए इतना ही होमवर्क करो, कल उसके बाद फिर से हम होमवर्क देंगे तुम लोगों को, वो सब होमवर्क अपना आराम से कंप्लीट करते रहना तो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। पर डे का होमवर्क देंगे तो तुम लोग के लिए ज्यादा आसान रहेगा काम करना, अदरवाइज तुम लोग नालायक है, एक ही दिन बोलेगा सारा 50 क्वेश्चन एक ही दिन होमवर्क कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, तो इसीलिए पर डे का होमवर्क पर डे ही मिल जाए तुम लोगों को तो ज्यादा अच्छा है। उसके अलावा हम लोग एमएस चौहान से होमवर्क देना शुरू करेंगे, एक वीक में पूरा हम लोग जो भी टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस करेंगे, और डीपीपी में जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सारे क्वेश्चंस भी हम मार्क करेंगे तुम लोगों को, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, भारी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को। अगर किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो। सर आज वाला ब्रोमिनेशन क्लोरीनेशन में फर्दर नहीं हो सकता है सर? नहीं, और कोई डाउट तो बताइए। चलो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।